नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्कूल विद्यार्थी इस यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है सोनाली जाधव। स्कूल विद्यार्थी ये चैनल खास करके स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के लिए बनाया गया है ताकि उनको पढ़ने में थोड़ी हेल्प हो सके। आज हम देखने वाले हैं, स्टैंडर्ड है 10th, सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, बोर्ड है महाराष्ट्र और ईयर है 2020। आज हम ज्योग्राफी में देखने वाले हैं कि आपका पेपर पैटर्न 10th स्टैंडर्ड के लिए महाराष्ट्र बोर्ड के लिए कैसा होगा और आपको उसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है। यहाँ पे मैंने आपके साथ कुछ पिक्चर्स शेयर किए हैं ताकि आपको हर क्वेश्चन को कितना मार्क्स होता है और उसको कैसे सॉल्व करना है इसके बारे में थोड़े से मैं टिप्स यहाँ पे आपको दूंगी। देखिए, आपका 40 मार्क्स का पूरा पेपर होता है ज्योग्राफी का। तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 होता है, सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव, कोरिलेशन, कंप्लीट द चेन। तो मोस्ट ऑफ यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स होता है विद द ऑप्शन। तो ये मार्क्स आपके 4 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आपको आता है, विथ ऑप्शन भी आपका 4 मार्क्स। मतलब यहाँ पे कोई आपको ऑप्शन नहीं मिलता है, 4 फिल इन द ब्लैंक्स आती है आपको, उसके ऑप्शन भी आते हैं, 4 ऑप्शन आते हैं, उसमें से एक ऑप्शन आपका जवाब होता है, आंसर होता है। तो यहाँ पे मैं सभी बच्चों को ये बोलूँगी कि आपके चैप्टर्स में, ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स है वो सब आप याद कीजिए, समझ के याद कीजिए, क्योंकि आपको ऑप्शन तो होंगे। ठीक है, अगर ऑप्शन है तो अगर आपने उसको थोड़ा बहुत पढ़ा है तो आपको एग्ज़ाम में क्लिक हो जाएगा कि हाँ ये मैंने पढ़ा था, ये उसका आंसर है। तो यहाँ पे जिन बच्चों का प्रॉब्लम होता है कि उनको स्पेलिंग याद नहीं रहती, तो वो इशू यहाँ पे नहीं होगा आपको, क्योंकि आपको ऑप्शन दिया होगा, पर आपको एटलीस्ट जो जवाब है वो याद होना चाहिए। तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे ये जो 4 मार्क्स है वो यहाँ पे आपके सिक्योर हो जाते हैं। तो 40 मार्क्स के पेपर में अगर आपने सभी चैप्टर के नीचे जो भी फिल इन द ब्लैंक्स है वो अगर आपने याद कर लिया तो ये 4 मार्क्स आपके ज़रा भी नहीं जाएंगे। ठीक है। और हर चैप्टर के नीचे ज़्यादा फिल इन द ब्लैंक्स होती नहीं है। आपको डाइजेस्ट या फिर अदर कोई आप इशू करते हैं, जैसे कि मास्टर की है, टारगेट है, जो भी आप यूज़ करते हो वहाँ पे एक्स्ट्रा फिल इन द ब्लैंक्स होती है। तो कुछ बच्चों का डाउट होता है कि टेक्स्ट के नीचे वाला, मतलब टेक्स्ट बुक के चैप्टर के नीचे जो फिल इन द ब्लैंक्स है वही आएंगी या उसके अलावा बाहर से भी आएंगे। तो देखिए, बाहर से क्वेश्चन नहीं आते, टेक्स्ट बुक के अंदर से, चैप्टर के अंदर से आते हैं क्वेश्चन। अगर टेक्स्ट बुक के नीचे जो आपको स्वाध्याय दिया होता है अगर उससे फिल इन द ब्लैंक्स नहीं आई तो कहाँ से आएगी? चैप्टर में से आएगी। इसके लिए मैं सभी बच्चों को वही बोलूँगी कि जब आपके पास थोड़ा सा फ्री टाइम होता है आप कोशिश कीजिए कि आप चैप्टर पढ़ें। चैप्टर पढ़ोगे तो आपको कहाँ से भी फिल इन द ब्लैंक्स आएगी, तो आपको एटलीस्ट थोड़ा सा अंदाज़ा होगा कि आपने वो पढ़ा है इसके लिए। ठीक है। और कुछ बच्चे होंगे उनका ये डाउट होगा कि हम डाइजेस्ट यूज़ करते हैं, टारगेट यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे एक्स्ट्रा फिल इन द ब्लैंक्स होती है, वो हमें पढ़ना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो मैं बोलूँगी ठीक है, आप पढ़िए, एटलीस्ट आप पढ़ के रखिए, क्योंकि अगर आप चैप्टर्स नहीं पढ़ रहे हो तो उन बच्चों के लिए मैं बोलूँगी कि आपको एक्स्ट्रा फिल इन द ब्लैंक्स पढ़नी चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम टेक्स्ट बुक का जो स्वाध्याय होता है, मतलब चैप्टर का जो स्वाध्याय होता है उसी के फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, पर 1 या 2 शायद से टेक्स्ट बुक के अंदर का जो चैप्टर होता है उससे पूछे जाते हैं। ठीक है। यहाँ पे हमें कोशिश करनी है कि ये 4 में से 4 मार्क्स हमें मिल जाए, यहाँ पे हमें एक भी मार्क्स गंवाना नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 होता है, मैच द कॉलम, या फिर मैच द कॉलम नहीं होगा तो ऑड मैन आउट होगा, वो भी नहीं होगा तो अरेंज द सीक्वेंस होगा, या फिर आइडेंटिफाई रॉन्ग पेयर होगा। ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे आपको मैच द कॉलम यही क्वेश्चन आता है। तो आपके चैप्टर्स के नीचे जितने भी मैच द कॉलम है वो अच्छे से याद कीजिए, तो यहाँ पे भी आपके ये 4 मार्क्स फिक्स हो जाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, बहुत सारे बच्चे ये ऑप्शन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए अपने फ्रेंड्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, हर बच्चा यही सोच के आता है कि ठीक है मैं ये तो पूछ के लिख लूँगा। अभी सभी बच्चे ऐसा ही सोच के आएंगे कि मैं पूछ के लिख लूँगा,
तो कौन किससे क्या पूछेगा, क्योंकि सब ने इस क्वेश्चन के लिए अपने दोस्तों को रखा होता है और उसने किसी और दोस्त को रखा होता है। तो ये रिस्क प्लीज़ मत उठाइए। आप बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर करते हो, गिव द रीज़न या फिर लॉन्ग आंसर आप करते हो इतने सारे बड़े क्वेश्चन की आपको 3-4 मार्क्स मिल सके, और ये जो इजी इजी 4 मार्क्स आपके हाथ में होते हैं वो आप दूसरों पे डिपेंड रहते हो, तो इसके ये मत कीजिए। अगर आपको एग्ज़ाम में पूछने को नहीं मिला या फिर कुछ भी हो सकता है, तो आपके ये 4 मार्क्स और नीचे वाले 4 मार्क्स, ये 8 मार्क्स आप इजीली खो दोगे। तो ऐसा मत कीजिए। 8 नंबर इज़ वेरी बिग नंबर। 40 मार्क्स के पेपर में अगर आपके ये 8 मार्क्स, जो कि इतनी इजी है याद रखने के लिए, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक होने का चांस भी नहीं होता क्योंकि आपको आंसर दिया होता है बाजू में, ठीक है। तो ये बिल्कुल गलती मत कीजिए। छोटे छोटे क्वेश्चन आप खुद से कीजिए और खुद से करके जाइए, तो आप किसी पे डिपेंड नहीं रहोगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3 आता है 1 सेंटेंस, आंसर इन 1 सेंटेंस। यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं, उसमें से 4 क्वेश्चन आपको लिखने होते हैं। तो ये भी आपको चैप्टर्स के नीचे या फिर आपके डाइजेस्ट में जो भी है आंसर इन 1 सेंटेंस वो आपको याद करना है अच्छे से। तो यहाँ पे आपके फिर से 4 मार्क्स सिक्योर हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपने अभी तक देखा है कि हमने सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम और आंसर इन 1 सेंटेंस किया है। तो हमारा 4 3 कितना होता है 12। तो हमारे 12 मार्क्स यहाँ पे अच्छे से कवर हो जाते हैं सिर्फ छोटा छोटा क्वेश्चन आंसर करके ही, ठीक है। और यहाँ पे आपको अगर आपने अच्छे से किया तो आपका 1 मार्क्स भी नहीं जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट होगा आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ए और बी ऐसे 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ए में आपको आएगा मैप फिलिंग। मैप फिलिंग बहुत अच्छे से कीजिए। देखिए आपके पूरे किताब में, ज्योग्राफी के पूरे किताब में इतने ज़्यादा मैप्स नहीं होंगे जितने ज़्यादा गिव रीज़न होते हैं, बराबर। ये तो बात आपके समझ में आ रही है। तो क्या कीजिए, आप थोड़ा सा स्टेशनरी में जाइए, मैप लीजिए और मैप का प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा वो 4 मार्क्स आपके हाथ में हैं, और आपको ही कॉन्फिडेंस होगा कि कोई भी मैप आ जाए मैं तैयार हूँ। और ये मैप बहुत ही ईजी होता है, पर ईजी होता है इसका मतलब ये नहीं है कि डायरेक्टली आप एग्ज़ाम में उसको सॉल्व करोगे, आपको प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। सो मैप फिलिंग का प्रैक्टिस कीजिए, उससे हमारे और 4 मार्क्स सिक्योर हो जाते हैं। और बाद में आपका आता है रीड द मैप एंड आंसर द क्वेश्चन। तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, उसमें से 4 क्वेश्चन आपको लिखने होते हैं। ट्राई कीजिए कि 5 के 5 ही कर दीजिए, क्योंकि अगर गलती से एक आपका गलत हो गया तो आपने एक एक्स्ट्रा लिखा होता है, उसका आपको मार्क्स मिलेगा, ठीक है। सो ये दोनों भी है, एक तो आपको मैप फिल करना है और दूसरा है मैप दिया होगा और आपको उससे क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा वो मैप से ढूंढ के, ठीक है। तो इन दोनों का ही आप प्रैक्टिस कीजिए। आपके डाइजेस्ट में, टारगेट में जो भी आप यूज़ करते हो वहाँ पे बहुत सारे एक्टिविटीज़ होती है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं, उनको बैठ के सॉल्व कीजिए, ओके। तो यहाँ पे देखिए अभी हमने क्या क्या किया। यहाँ पे देखिए अभी तक हमने कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं किया है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जो कर रहे हैं वो सब छोटा छोटा और इजी इजी वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 4 4 4 और नीचे वाला 4, ऐसे हमारे इतने सारे मार्क्स कवर हो जाते हैं। तो यहाँ पे 20 मार्क्स, हाँ ये 1 2 3 4 5, 4 5 20, 40 में से आपका 20 मार्क का पेपर ऐसे ही, हाफ पेपर आपका ऐसे ही सॉल्व हो जाता है छोटे क्वेश्चन आंसर करके। नेक्स्ट है, यहाँ से आपका थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर बड़ा होता है, जो कि होता है गिव रीज़न। अभी आप देखोगे आपको 4 गिव रीज़न आएंगे, उसमें से आपको कितने लिखने हैं, सिर्फ 2 गिव रीज़न लिखना है। कितने मार्क्स के लिए है, 6 मार्क्स के लिए। मतलब एक गिव रीज़न, एक क्वेश्चन का आपको 3 मार्क्स होगा, ठीक है। 3 मार्क्स के लिए आप पॉइंट्स कितने लिखोगे, कम से कम 5 या 6 पॉइंट्स में आपका जवाब होना चाहिए। अभी आप देखोगे कि आपके पूरे ज्योग्राफी के बुक में जितने भी गिव रीज़न है उतने आप पूरे करोगे याद, तब जाके उसमें से आपको 4 पूछेंगे और उसमें से आपको 2 का जवाब देना होगा, तब जाके आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। तो इतना पढ़ने के बाद आपको ये 6 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी तक हमने जो देखा तो 20 मार्क्स हमारा सिर्फ छोटा छोटा चीज़ करके ही हमें मिल गया। तो इसके लिए इसको थोड़ा सा इम्पोर्टेंस दीजिए, ठीक है, क्योंकि आप खुद
किसी पे डिपेंड ना रह के आपके 20 मार्क्स यहाँ पे खुद कवर कर लेते हो। और उसके बाद में आपने अभी तक बहुत सारे रीज़न पढ़े ही होंगे, तो उसमें से कम 2 रीज़न आपको ज़रूर आएंगे, ठीक है। तो वो लिखने की कोशिश कीजिए। और यहाँ पे आपके 6 मार्क्स हैं। नेक्स्ट है आपका फिर से इजी क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि ए और बी यहाँ पे और में होगा। तो जिन बच्चों का ग्राफ अच्छा है, ओके, जिनको ग्राफ बनाना बहुत अच्छे से आता है, उनको ड्रॉ द ग्राफ ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। जिन बच्चों को लगता है कि मुझे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कुछ समझ में नहीं आता, स्केल बनाना नहीं आता, तो उनको ये वाला क्वेश्चन करना है, आंसर द क्वेश्चन। ग्राफ आपको दिया जाएगा, वो देखिए और उसको समझिए, और उसके जो रिलेटेड क्वेश्चंस है 6 क्वेश्चंस होंगे, तो उसको आपको जवाब देना है, तो आपको 6 मार्क्स मिल जाएंगे। कुछ बच्चों का ऐसा प्रॉब्लम है कि पेपर लिखने में उनको बहुत टाइम लगता है, तो उनको मैं यही बोलूँगी, ये ग्राफ निकालने की गड़बड़ में आप मत जाइए, क्योंकि आप बहुत स्लो लिख रहे हो, आपका टाइम ज़्यादा जा रहा है। तो आप फटाफट से आंसर एंड क्वेश्चन कर लीजिए, वो जल्दी हो जाएगा। सो यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट भी आपको देखना है। बच्चे क्या करते हैं, बहुत पूरे साल पढ़ाई करते हैं, और जब पेपर लिखने का टाइम आता है तो उनको टाइम का पता ही नहीं रहता कि कितने बजे है, और वो पूरा आंसर लिखते लिखते आराम से प्रेजेंटेशन करते करते करते, और उनका आगे के बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाते बिकॉज ऑफ टाइम ख़त्म हो जाता है। तो उस पढ़ाई का क्या मतलब कि आप उसको लिख ही नहीं पा रहे हो। तो टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी मस्ट। आपको टाइम का इम्पोर्टेंस पता रहना चाहिए जब आप क्वेश्चन पेपर पढ़ते हो और आंसर शीट में उसको लिखते हो, ठीक है। सो यहाँ पे भी 6 मार्क्स आपके सिक्योर मार्क्स होते हैं कि आप जितने भी ग्राफ्स है उसका अगर प्रैक्टिस करते हो, जितने भी ग्राफ के क्वेश्चन आंसर है उसका प्रैक्टिस करते हो, तो ये 6 मार्क्स आपके ही है, ठीक है। नेक्स्ट है अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 आता है, वो है सबसे बड़ा क्वेश्चन। मतलब जिन बच्चों को डर लगता है बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर याद नहीं रहते, तो वो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको 8 मार्क्स के लिए आएगा। मतलब 40 मार्क के पेपर में सबसे बड़ा लॉन्ग आंसर आपको 8 मार्क्स के लिए आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, आंसर इन डिटेल होगा। आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें से 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने लिखने हैं, और डायग्राम अगर पॉसिबल है तो वहाँ पे आपको डायग्राम बनाना होगा। अब डिपेंड है कि आपको क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा करके क्या आता है, प्रिपेयर अ क्वेश्चनरीज आता है, इंटरव्यू, वो वाला क्वेश्चन बहुत इजी होता है, तो वो आप कर सकते हो। और एक क्वेश्चन होगा जो अलग होगा कुछ, जैसे कि फैक्टर्स बोलेंगे आपको, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बोलेंगे, तो जो भी है वो आपको लिखना है 8 मार्क्स के लिए। मतलब बहुत लंबा आपको लिखना है, 4 मार्क के लिए उसका ये होता है बाइफर्गेशन। तो 4 मार्क्स के लिए यानी कि आपका आंसर कम से कम 8 पॉइंट्स में होना चाहिए, ठीक है। अगर डायग्राम नेसेसरी है तो डायग्राम बनाइए वहाँ पे, और इस तरह से आपका यहाँ पे 40 मार्क का पेपर कंप्लीट हो जाता है। अभी जो बच्चे हैं और जिनका अभी तक पढ़ाई मतलब उन्होंने शुरू नहीं किया, उनको लगता है कि मेरे बड़े आंसर याद नहीं रहेंगे या फिर मुझे नहीं आएगा, तो देखिए यहाँ पे भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। 40 मार्क्स में से अगर ये बड़े क्वेश्चन के 8 मार्क्स भी आप निकाल देते हो, तो भी आपके पास 32 मार्क्स खुद के होते हैं, ठीक है। तो ज्योग्राफी बहुत ही इजी पेपर होता है, और अगर आप उसको पेपर पैटर्न के जैसे याद करेंगे, आप जब भी स्टडी करोगे किसी भी सब्जेक्ट का, हो जाइए हिस्ट्री का मैंने बताया आपको, मराठी, हिंदी, संस्कृत, ये सब मैंने बताया। तो यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी ध्यान में रखिए, आप जब भी पढ़ाई करोगे तो आप कैसे करना है, आपको पेपर पैटर्न को देख के ध्यान में रख के उस तरह से आपको पढ़ाई करना होता है, ठीक है। इसमें आपको एक लॉजिक लगा के अगर आप पढ़ोगे तो आप उतना ही पढ़ोगे जितनी आपको ज़रूरत है मार्क्स गेन करने के लिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, बहुत टाइम वेस्ट करते हैं बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर करने में, और छोटा छोटा क्वेश्चन आंसर वो करते ही नहीं हैं, और जब एग्ज़ाम आती है तो वो ब्लैंक हो जाते, क्योंकि अब उनको छोटे आंसर भी नहीं याद उन्होंने मतलब छोटे आंसर उन्होंने किए नहीं होते हैं, और बड़े आंसर उनको डर के वजह से याद आते नहीं है उस टाइम पे। तो इसके लिए बड़े आंसर को आप बाद में ही कीजिए, जब तक आपका छोटा आंसर जैसे कि ग्राफ है, मैप है, फिल इन द ब्लैंक्स है,
जब तक ये आपका पहले नहीं होता ना, तब तक बड़े क्वेश्चंस की तरफ मत जाइए। सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, आंसर इन वन सेंटेंस, मैप फिलिंग, बाद में मैप का क्वेश्चन आंसर, उसके बाद में ग्राफ करोगे, या फिर ग्राफ आपको आता है तो सिर्फ ग्राफ करोगे, और अगर ग्राफ नहीं आता है तो सिर्फ क्वेश्चन आंसर करोगे। ऐसे बिल्कुल मत कीजिए कि हाँ चलो मैं है ये भी प्रैक्टिस करता हूँ, मैं ये भी प्रैक्टिस करता हूँ। डोंट डू दैट। आपको दोनों में से एक ही करना है। आपको पता है एग्जाम में, तो वो एक ही पे फोकस दीजिए और उसी का पूरा पढ़ाई अच्छे से कीजिए। ठीक है, ये दूसरे को देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वहाँ पे आपको कंपलसरी और आने वाला है। ठीक है, सो ये ध्यान में रखिए, दो जगह पे टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि आपको बाकी के भी सब्जेक्ट है। यहाँ पे आप टाइम वेस्ट करोगे, ये अच्छा लगता है, इजी लगता है, पर बाकी का भी सब्जेक्ट हमें करना है। रिजल्ट पूरे सब्जेक्ट्स पे आता है, एक सब्जेक्ट का रिजल्ट नहीं आएगा आपको। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिए। और इतना होने के बाद ही आप गिव रीज़न करना चालू कीजिए, और गिव रीज़न के बाद आप यहाँ पे आंसर इन डिटेल क्वेश्चंस पे आइए। यहाँ पे क्वेश्चनरीज होता ही होता क्वेश्चन है। क्वेश्चनरीज बहुत ही, इंटरव्यू वाला क्वेश्चनरीज बहुत ही इजी है, वो आप खुद से भी बना सकते हो। तो यहाँ पे वो 4 मार्क का क्वेश्चन तो आपका हो जाता है। बचा क्या है, सिर्फ वो दूसरा 4 मार्क का क्वेश्चन इनमें से। तो इसके लिए कुछ भी आ सकता है, तो ये आप थोड़ा थोड़ा पढ़ के रखिए। अगर आपका पूरा पढ़ाई हो चुका है, तो मैं उन बच्चों को बोलूँगी जो बहुत ही स्कॉलर बच्चे होते हैं, तो मैं उनको बोलूँगी कि आपके पास टाइम है तो आप अच्छे से डिटेल में कीजिए, ताकि आप आउट ऑफ मार्क्स निकाल सकें। ठीक है, सो ये जो मैंने आपको आज ज्योग्राफी पेपर पैटर्न के बारे में बताया, वो मैं सभी बच्चों को कंसिडर करके बताती हूँ। मतलब जो पुअर है, जो एवरेज है, और जो एकदम हाई लेवल के बच्चे हैं आउट ऑफ लाने वाले, ये तीनों के लिए मैं बताती हूँ कि आपको कैसे पेपर लिखना है। ठीक है, सो आई होप आपको ये पेपर पैटर्न और जो मैंने आपको टिप्स शेयर की, तो वो आपको पसंद आएगी, यूज़फुल होगी आपके पेपर के टाइम पे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी थोड़ा रिलैक्स हो सके कि कैसे उनको पेपर पैटर्न करना है, पेपर लिखना है। तो शेयरिंग इज़ केयरिंग, इसके लिए प्लीज़ शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ भी। और थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी एंड सपोर्टिंग मी। एंड इसका PDF जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ओके, थैंक यू सो मच।